हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ल्ड। और जैसा कि सीयूईटी, यूजी एंड पीजी की डेट्स आ चुकी हैं, यानी कि एनटीए ने अपना कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। जून में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, आपने वो देख लिया होगा नोटिफिकेशन, ऑलरेडी एग्जाम वर्ल्ड ऑफिशियल में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने यूट्यूब पे भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी थी। चलिए, आज दूसरी कड़ी में हम मिलवा रहे हैं आपको राजरतन जी से, जो आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाएंगे। आपको पता है कि पहले जेएनयू जैसे संस्थानों में अलग अलग 3 हिस्ट्री के जो कोर्सेज होते थे उनके लिए एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब आपको एक कॉमन हिस्ट्री का एग्जाम देना होता है सीयूईटी पीजे के थ्रू। और सवाल ये है कि आखिर उसकी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि आपके पास है लगभग 5.5 महीने, और इन 5.5 महीने में आपको हर हाल में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए तैयार होना होगा। आपके भले ग्रेजुएशन के एग्जाम्स पैरेलली चल रहे हो, जो भी चल रहा है डजेंट मैटर, आपको काम करना है किस पे कि आपको एग्जाम कवर करना है। टीम एग्जाम वर्ल्ड आपके लिए ऐसे लोग जो कि देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनके थ्रू ही पढ़वा रहे हैं चीजों को, आपके सामने कंटेंट लेके आए, उन्होंने कैसे एग्जाम्स निकाले वो एक्सपीरियंसेस भी आपको सुनने को मिले, ताकि आप समझ पाए कि आने वाले दिनों में जब आप तैयारी करें तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब आपको पता हो। सो वेलकम राजरतन। राजरतन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अपना मास्टर्स कर रहे हैं जेएनयू में हिस्ट्री में, और आगे आपको एग्जाम वर्ल्ड पे यही मिलेंगे। इनके साथ में और भी लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी एग्जाम वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में लाइव सेशंस भी आने वाले हैं, तो आप किसी भी लाइव सेशन से जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ सेपरेट पीजी का एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लें। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। जिनको पेड कोर्स ज्वाइन करने हैं तो क्लासेस स्टार्ट होने 21 दिसंबर से, तो पेड कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहां जाकर रजिस्टर कर लें। आपको पेमेंट वगैरह से रिलेटेड डिटेल आपकी ईमेल पे मिल जाएंगी। सो अब मैं सौंपता हूँ पूरा मंच राजरतन जी को, ताकि ये आगे की चीजें आपको समझा सकें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें आप राजरतन जी के हवाले। चलिए। थैंक यू सर। सो सर ने मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं करंटली एमए एंशिएंट हिस्ट्री में हूँ जेएनयू में, और मेरा ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, देशबंधु कॉलेज। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरली सिलेबस पे होगा, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस इतना वाइड है कि उसमें सोर्सेज भी इतने सारे हैं कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। जैसा कि सर ने अभी बोला कि क्या ना पढ़ें, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ना पढ़ें, कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतना वास्ट सिलेबस है कि आप अगर एक टॉपिक को भी देखेंगे तो एक टॉपिक पे काफ़ी अच्छी सारी बुक्स हैं, जो कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो वो आपका टाइम कंज्यूम करेंगी काफ़ी सारा। तो आज हम बेसिकली सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है सिलेबस का, उसमें आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले शुरू होता है हमारा स्टोन एज से सिलेबस शुरू होता है, जिसमें कि बेसिकली आते हैं हमारे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इन तीनों एजेस को अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग एरिया है एग्जाम में, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि बेसिकली इसमें काम कम है और स्कोर ज़्यादा है। पैलियोलिथिक के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है साइट्स। पैलियोलिथिक के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है वो है साइट्स। मेसोलिथिक के लिए याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट। इनके बारे में हम आगे क्लासेस में जानेंगे, काफ़ी डिटेल में जानेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और न्यूलिथिक के लिए आपको साइट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट दोनों याद रखने हैं। साइट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट आपको दोनों याद रखने हैं। काफ़ी वास्ट एरिया कवर करता है न्यूलिथिक। इन तीनों में से अगर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अगर कोई एरिया कवर करता है तो वो है न्यूलिथिक, क्योंकि न्यूलिथिक में आपको आर्कियोलॉजिस्ट कई सारे मिल जाएंगे, साइट्स कई सारी मिल जाएंगी। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि सिलेबस में है। सीयूईटी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें सारा सिलेबस जो है कॉमा 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 इस तरह पूरा सिलेबस एक साथ दे दिया गया है। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा रिगार्डिंग द सिलेबस। सबसे पहला जो है हमारा सेकंड पॉइंट जो है हमारा चालकोलिथिक एज, इसको मैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। बेसिकली चालकोलिथिक एज का जो पीरियड है वो कई बार कोइंसाइड कर जाता है इंडस वैली से, कई बार, क्योंकि इसके जो टूल्स हैं, साइट्स हैं, कई सारी साइट्स इंडस वैली के साथ ऑब्वियसली कोइंसाइड करती हैं।
तो इंडस वैली जो है वो हम सभी को पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ऑब्वियसली सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है आपके एग्ज़ाम का, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो प्लीज़ स्टार मार्क दिस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लीज़ स्टार मार्क दिस, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स को काफ़ी अच्छे से करेंगे। सारी साइट्स की मैपिंग आपको कराई जाएगी, कौन सी साइट कहाँ पर है, कौन सी साइट सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, ईस्टर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट, नॉर्दर्न मोस्ट साइट, सब कुछ आपको कराया जाएगा आईवीसी में। तो आईवीसी में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि कुछ भी छूट रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आईवीसी में। आईवीसी आपको पूरा अच्छे तरीके से कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आईवीसी के बाद वो है हमारा आर्यन एंड वैदिक एज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्यन एंड वैदिक एज, स्पेशली द लिटरेचर ऑफ आर्यन एंड वैदिक एज एंड द सोशल कंडीशंस ऑफ द आर्यन एंड वैदिक एज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्यन एंड वैदिक एज में आपको पता होगा वेदास और पार्ट्स ऑफ वेदास, ये सब स्टडी करना होता है। वेदास ऑब्वियसली वी ऑल नो देयर आर मेजरली 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा। वेदास को स्टडी करना है। व्हाट कंस्टिट्यूट वेदा, हाउ कैन वी रीड वेदास एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी हम कवर करेंगे इसमें। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो है स्टेट फॉर्मेशन। अगर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उन लोगों ने देखा होगा हाउ वी हैव developed the concept of jana in the Vedic age, then it transformed to janpada, how the jana transformed to janpad, and how it ultimately lead to the formation of mahajanpadas. So the state formation in ancient India, द कॉजेज फॉर द स्टेट फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, कॉजेज फॉर द स्टेट फॉर्मेशन, क्या क्या कॉजेज थे, वेदर इट्स द मेटल और रूलिंग एलीट और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हिस्टोरियंस व्यू अबाउट इट, मेजर बुक्स ऑन द स्टेट फॉर्मेशन, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इस टॉपिक पे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पुराणास क्या कहते हैं इसके ऊपर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर। जिन्होंने इस साल के सीयूईटी पीजी का एग्जाम देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि अब की बार काफ़ी क्वेश्चंस आए थे हरण्यका, नंदा एंड शिशुनाग डायनेस्टी से। अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस थे एग्जाम में हरण्यका, शिशुनाग एंड नंदा डायनेस्टी से। बेसिकली अगर हम देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, एंड ऑब्वियसली धननंदा एंड महापद्मनंदा। वी हैव टू रीड अबाउट देम एंड वी विल रीड अबाउट देम इन वेरी डिटेल, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके एग्जाम्स में। आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अजातशत्रु के इन्वेंशंस आते हैं, व्हाट ही हैज़ इन्वेंटेड, वो भी हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, अजातशत्रु के इन्वेंशंस इन द वॉर फील्ड। अब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप अगर सीयूईटी पीजी के अलावा किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वॉट एवर द एग्जाम इट इज, आपको ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वेदर दे आर रिलीजन और व्हाट द फिलॉसफी इज, व्हाट देयर फिलॉसफी। of Buddhism and Jainism, major sites of both the religions, kings associated with these religions, and
आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद दीज रिलीजन्स, स्पेशली आर्किटेक्चर पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्किटेक्चर पार्ट में हमारे पास आते हैं केव्स, इंस्क्रिप्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आर्किटेक्चर इन दोनों रिलीजन्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्यन एज। काफ़ी वास्ट टॉपिक है, काफ़ी डीप टॉपिक है, स्पेशली व्हेन द अशोका एक्सीडेड द थ्रोन। उसके बाद से जो अशोका के जो रिफॉर्म्स हैं, अशोका का जो बुद्धा धर्मा में कन्वर्जन है, अशोका का बुद्धा धर्मा की पॉलिसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो उनके पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस के थ्रू धम्मा की स्टडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर इसको मौर्यन एज की जगह अशोकाज पॉलिसी एंड अशोकाज इंस्क्रिप्शंस कह देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अशोका से ही बनते हैं। पर हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, वेदर इट्स चंद्रगुप्त मौर्य, वेदर इट्स कौटिल्याज अर्थशास्त्र, वेदर इट इज बिंदुसार, how they have expanded their empire, what is their taxation system, how the agrarian system was in the Mauryan empire, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं मौर्यन एज में। सोशल, how the Megasthenes has described the social culture of the Mauryan empire, Megasthenes, and one of the primary sources to read Megasthenes Indica. We are going to read about it, whether it's a full book, whether it survives in the fragments, or how it is come into existence. Again, political culture, the most important thing, culture, how they eat, what they sow, what the markets look like, everything. Post-Mauryan period. Next topic is post-Mauryan period. If we look into the post-Mauryan period, it is not as important as other topics, but we will look into this because समटाइम्स एक या दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द इंडो ग्रीक्स एंड सकर्स एंड कुशानास, स्पेशली कुशानास किंग्स के ऊपर। कुशानास कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द सोशो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एनी किंग एट दैट टाइम, एंड कॉइन्स डील्स विथ वेराइटी ऑफ मेजर्स विच द किंग्स हैव टेकन इन देयर रूल। ओके, सो कॉइन्स की स्टडी, कुशानास कॉइन्स की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, और शकास का जो मिलिट्री सिस्टम था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई वुड से, बिकॉज खारवेला, सातवाहनास, तमिल स्टेट्स ऑफ द संगम एज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक दे दिया है यहाँ पर CUET ने आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। पर इसमें से हम उतना ही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। जैसे कि खारवेला के लिए हम केव्स पढ़नी है हमको, संगम एज में हमको थोड़ा चेरा, चोल एंड पांड्यास। We have to have a look on all these three kingdoms and economy of the south kingdoms. Administration काफ़ी डीप में पढ़ा जा सकता है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा जा सकता है, सो डोंट गेट लॉस्ट इन इट। हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। और सातवाहनास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सातवाहनास, क्योंकि किस लिए? क्योंकि वन ऑफ दोज किंगडम है जो कि मैट्रियार्कल सिस्टम में बिलीव करता था। We have all heard about Gautamiputra. One of the greatest king of South India. So we will read about that also. Okay. Now come to the next topic. We have Guptas, Vakatakas and Vardhanas. Administration, society and culture. Guptas, Vakatakas and Vardhanas. Culture में mainly आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ेगा हमको, बिकॉज आर्किटेक्चर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ द गुप्तास, बकाटकास एंड वर्धनास,
how the marriage alliances happens between them, how they have used marriage alliances to strengthen their empire, especially Guptas, and most important Guptas, Samudragupta. Samudragupta, one of the most important kings of ancient India. We have to read about Samudragupta in detail because many questions can be derived from the Samudragupta's reign. Now we come to the next topic. Regional states during the Gupta era. First regional state, Kadambas. Second, Pallavas. Third, Chalukyas. According to exam, they are not so important, but we will look into them. Just that much that you can attempt any question which comes from these three, just from these three states. Okay, they are not so important according to me, but we will look into it. We will look into them as much as you can attempt any question which comes from these three states. Okay, Pallavas, Chalukyas and Kadambas. Now we come to the next topic. Polity and administration, literature, growth of Vaishnava and Shaiva religions. Again, one of the most important. Star mark these, Vaishnava and Shaiva religions. Vaishnava and Shaiva religions. Alvars and Nayanars. The songs and the hymns that they composed. Okay, Alvars and Nayanars. Vishnu devotees, Shaiv devotees, how they have evolved, why there was less women, who are the women saints in the Alvars and Nayanars fold, how much they have affected the society, how many kings changed their orientation towards Vaishnava or Shaiva religion, how they have affected the society of that time, how it has affected the architecture of that time. One of the very interesting aspects of Vaishnava and Shaiva religion which mostly people lose out because nobody thinks about how the architecture has affected the society. Okay, when king patronizes any religion, he obviously constructs the temples or mosques, whatever he wants to patronize. Okay, so it affects the society in very, very significant way. Okay, let's come to the next topic. Next topic is Palas, Senas, Rashtrakutas, Parmars, polity and administration. Please note, polity and administration. We have to read nothing else than polity and administration. Polity and administration. Please read syllabus carefully. Please read syllabus very carefully. The polity and administration and nothing else. Okay. Of Palas, Senas, Rashtrakutas and Parmars. Khajuraho temples, obviously many of you have seen it, and those who haven't seen it, please check it out on Google as soon as possible. So this is our ancient history syllabus. I think it is over. Okay, now we come to the early medieval history part. Early medieval history part is a shorter one. It is not as deep as ancient history. It has only I think 3 topics. Yes, 3 topics. So we'll look at the first topic of the early medieval history. It is a major political developments in northern India. The rise of Rajputs. Major political developments in northern India. What are the political developments which are taking place in the 750 to 1206 AD? Major political developments. One of the major political developments, the rise of Kannauj. Why the Kannauj has become prominent in that period? The tripartite struggle. Okay. The importance of Kannauj, the rise of Rajputs, very important topic for the exam, the rise of Rajputs. Okay, now let's come to the second topic, the Cholas. Again, an important topic, please star mark this, the Cholas. Obviously, because of the movie that has been released recently, PS1, many of you have seen it obviously. The Cholas has become an important topic for our exams, especially the administration, village economy and society. Society is most important than obviously more important than the administration and village economy. So please focus on society part of Cholas, whether sati was committed in the society of Cholas, untouchability was there, whether the 5th Varna, yes, 5th Varna also there.
or there are some studies regarding the society. We will look into it, obviously. Don't worry about all the thing. We will look into the Chola society very deeply, and as much as our exam asks for us to do. Now let's come to the third and last part of early medieval history, Indian feudalism. Again an important topic, the feudalism debate. The feudalism debate, one of the greatest debate in the early medieval history of BNS Yadava, Harbans Mukhia. We will look into that debate in this topic. Okay, it's going to be an interesting topic, the Indian feudalism, whether it's like to European feudalism or it is not like to European feudalism. Next topic, agrarian economy and urban settlements, trade and commerce. Agrarian economy and urban settlements is ultimately going to be covered in the Indian feudalism part, so don't worry about it. We will look into the trade and commerce part separately. It's a big topic and we have to deal with the trade and commerce part, how the trade and commerce happened during that period, maritime trade, land route trade. We have to study both because it is an important topic, trade and commerce. Don't forget it. Let's come to the next part, I think medieval history. Yes, medieval history. And most importantly, please note the time period of the medieval history, 1206 to 1707. What happened in 1707? प्लीज कमेंट में लिखना क्या हुआ था 1707 में. 1707 में क्या हुआ था, क्यों दिया गया ये टाइम पीरियड 1707 वाला. ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम 1206. Look at this, establishment of Delhi Sultanate rule. Again an important part of the exam. It consists of very good chunk of marks. The Mamluk dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, administration of Delhi Sultanate, military reform, Ikta system, etc., etc., etc. Okay, Mamluk dynasty or slave dynasty, Khiljis. Basically, we have to read about only two Khiljis, Jalal and Alauddin. Okay, Alauddin Khilji. Many of you know about Alauddin Khilji from the movie, but we will look into Alauddin Khilji as from the eyes of a historian or from the books. Okay, and Tughlaq dynasty, especially Muhammad bin Tughlaq. The reforms of Muhammad bin Tughlaq. Why the reforms have failed? Okay, we have to concentrate on the why part because CUET can ask you analytical questions. Okay, so please, it's a humble request that you also focus on, not only focus on how, not only focus on when, what, who. Okay, more focus on why Muhammad bin Tughlaq has done that, why Muhammad bin Tughlaq has shifted his capital from Delhi to Daulatabad. Okay, now the military reforms, Ikta system, a very important. Who have introduced this Ikta system? Students, who have introduced Ikta system? Comment में बताइएगा who have introduced Ikta system. Okay, now we come to the second part, art and architecture, Vijayanagara and Bahmani kingdom. Bahman Shah, the Iranian legend. He has taken his name from the Iranian legend Bahman. Okay, or the Hassan Gangu, as many people know him very well. Hassan Gangu, an important part of Indian history. Hassan Gangu. Okay, a very important part of Indian history and especially of South India history. Okay, art and architecture of Vijayanagara. And Vijayanagara itself is a topic also. Okay, rise. How the Hariyar and Bukka established rise. How the Krishnadev Raya, one of the greatest kings of all of the Indian history, how he has built his capital Hampi. What are the features of Hampi as described by the foreign authors or foreign travelers? Niccolo di Conti, okay, Domingo Pais. We will read about them. Don't worry, we will read about all the foreign travelers and their view of the Hampi, how it has become one of the world's biggest cities. Even the Niccolo di Conti also mentioned that even Rome looks smaller than the Hampi. That's the mammoth scale of Hampi's development at the time of Krishnadev Raya. So we will look into that also. Now come to the next topic,
Bhakti movement and Sufi movement. Please star mark this. A very important topic for the exam. Bhakti movement and Sufi movement. In South India, in North India, how they have developed, how they have affected the society, how they have affected the kings that were ruling at that time, especially Sufi movements. And the silsilas of Sufi, the Chishti silsila, Qadriya silsila, and many more silsilas. Okay, there are many more silsilas that were developed in the Sufi movement and also in Bhakti movements. We will read about them, Bhakti movement and Sufi movement, very deeply. Okay. Persian literature, a very interesting topic. Persian literature, how the Persian literature has developed in the early medieval period with the arrival of Delhi Sultanate. With the arrival of Delhi Sultanate, how the Persian writers have consolidated their writings and tells us about the Delhi Sultanate administration, how it is mixed up with the Hindustani and build up the Persian language. A very interesting topic. We will read about the Persian literature. Shams, Siraj, Afif, Ziauddin Barni, their writing style, what makes them different, what makes them the royal writers. We will look into it. Now the most interesting topic of medieval India, the establishment of Mughal Empire. How the Mughals has established the Mughal Empire and how it has become the empire. Mughal Empire. The administration, society, political and literature, expansion of Mughal Empire, Babur to Aurangzeb. How the Babur has entered India. Why Babur has entered to India? Why? How Babur has described India in तुज़ू के बाबरी. किस लैंग्वेज में लिखी थी तुज़ू के बाबरी ओरिजिनली? कमेंट करके बताइएगा किस में लिखी थी तुज़ू के बाबरी. कमेंट करके जरूर बताइएगा. औरंगजेब, what were the measures of Aurangzeb? What are the effects of Aurangzeb policy on Mughal Empire? Very important topic of Aurangzeb. And obviously Akbar. How we cannot forget Akbar? We have to read every Mughal king till Aurangzeb. We will read about them. Then the rise of Sood dynasty. How the Soods have rise. It is not as important topic I think for the exam because there is nothing in that to ask because only Sher Shah Suri is one to ask in this dynasty. How he has defeated Humayun, how he has gone to Mahoba, how he has consolidated his Afghan empire, how the Afghan tribal identity helped him to consolidate his empire. Okay. And decline of Mughal Empire. Obviously, there are various theories. Various theories given by various historians. We have to read about all of them and we will read about them very deeply. Now come to the modern India part. See the continuity in the time period. In medieval India, it is 1206 to 1707, and in modern India 1707 to 1947. 1707. कमेंट करके जरूर बताना 1707 क्यों दिया हुआ है. ठीक है, 1707 से 1947. पहले ही टॉपिक हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है सीयूईटी ने. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्यों दिया गया? जब ब्रिटिशर्स आए थे, दे हैव रिटन हिस्ट्री इन देयर ओन वे. दे हैव डिवाइडेड आवर इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स: हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन. Like there is no hatred for Britishers, but what kind of classification is this of history? I don't know what was going in their mind that they have characterized history on the religions names. But we will look into it. How they have characterized the history on the basis of religions. How it is related to the Britishers' policy of divide and rule. Okay. Modern historiography, how it has evolved during the Britishers' rule. How the historical schools have developed. Okay, mainly the subaltern schools, Marxism school,
And recently we have seen a newer trend in our history writing, that is of nationalist schools. Nationalist school has gained a lot of importance during recent times. We will look into the nationalist historiography also. What's their point of view of history? Okay, nationalist historiography also we will look into it. Subaltern historiography, Marxism historiography, Marxist school of historiography. Okay, Oriental school of historiography. We will look into each and every school of historiography and historians related to it. Don't worry about it. It is a deep topic. It will take time, but don't worry about it. Okay. We will look into each and every aspect of the historiography. So leave it to me. We will do it together. Now we come to our second topic, colonialism in India. British Raj and British expansion in India, imperialism, social and cultural development, structure of British administration, all acts. Please read carefully, all acts. ऑल एक्ट्स, वरना बच्चे कुछ कुछ एक्ट्स करके चले जाते हैं और फिर छोड़ जाते हैं कुछ कुछ एक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो पढ़ा था पर पेपर नहीं निकला, पर सिलेबस आपने नहीं पढ़ा था ठीक से। ऑल एक्ट्स लिखा हुआ था, सारे एक्ट्स पढ़ के जाने हैं, सारे एक्ट्स, सारे मतलब हरे। अब ऐसा नहीं कि आप आर्काइव जाकर हर एक एक्ट्स देखने लोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सारे एक्ट्स मतलब वो एक्ट्स जिन्होंने इंडिया पे कंसिडरेबल इफेक्ट डाला, और हम वो सब एक्ट्स पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर एक्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे, और अगर वो आपको नहीं आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द एक्ट्स। सारे एक्ट्स है कि इतने सारे एक्ट्स है, कैसे होंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा, सारे एक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। कोलोनियलिज्म इन इंडिया, हाउ इट हैज स्टार्टेड एंड व्हाई इट हैज स्टार्टेड। आई एम again and again telling you the why is really important in history, why it has started in India, and why India has been affected so much by the colonialism. Okay, how the British Raj has affected the British expansion policies, how the British has been expanding themselves, and why other European powers can't compete with the Britishers in the expansion. Okay, the imperialism, how the imperialism has fueled capitalism, and how imperialism has fueled the industrial revolution of England. We will look into it. A very interesting topic, one of my favorite topics, I would tell you, one of my favorite topics, imperialism and capitalism. Okay, one of my very favorite topics. So we will look into it very deeply, and you guys definitely enjoyed this one, the imperialism and capitalism and industrial revolution. You are gonna like it, so please. And we come to the next topic, 4.3, economic impact in British period. Settlements, industrialization. As I was talking in the imperialism part, how it has fueled the industrial revolution in England, how the exploitation of India has fueled the British industries, as I would correctly told myself. So, economic impact in British period, settlements. The settlements model that they have introduced, permanent settlement. Who have introduced permanent settlement? कमेंट में लिख के बताना, परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था, ठीक है। महलवारी सेटलमेंट, सब कुछ पढ़ेंगे, हाउ दे हैव अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक 4.4, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। स्टार लगा लेना, 3, 4, 6 जितने लगाने उतने क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन खूब सारे आएंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सोशल और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, वेदर इट्स राम मोहन रॉय, वेदर इट्स स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, एक्सेट्रा मत भूलना, वरना यही तीनों को पढ़ के चले जाओ बस। एक्सेट्रा वैसे तो नहीं जाओगे क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा, तो बाकी सारे सोशल रिफॉर्मर्स हम लोग पढ़ेंगे, वेदर इट्स सी.वी. रामास्वामी नायकर, वेदर इट्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जितने स्टार लगाने हैं लगा लेना, और काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, सारी सोसाइटीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या उनके कोर्स ऑफ एक्शंस थे वो सब पढ़ेंगे, हाउ दे हैव हेल्प्ड द इंडियन सोसाइटी वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, हाउ इट हैज प्रोग्रेस्ड। ओके, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, हाउ इट हैज प्रोग्रेस्ड। 2 phases मेनली, प्री गांधीयन एरा and Gandhian era.
How the freedom movement has changed in both these eras. How the arrival of Gandhi changed the national movement. Okay. Mass movement and British rule. Mass movement and British rule. Basically the period from 1915. Sorry. 1915. The period from 1950 when Mahatma Gandhi arrived. India saw first few mass movements. What's the definition of mass movements? How they have generated in India? From where did Gandhi had learned those experiences of creating the mass movements? From Gandhi had learned his philosophy. Okay, we will look into everything in the mass movement and British rule. Okay. Now next topics. Indian National Congress Summit. काफी important topic. अगेन लगा लेना 4-5 स्टार सारे, ठीक है. गांधीयन मूवमेंट एज आई वाज टेलिंग यू इन द जस्ट बिफोर, गांधीयन मूवमेंट वेदर इट्स नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, सॉल्ट सत्याग्रह, खिलाफत, ओके, एवरी मूवमेंट वी विल रीड अबाउट देम इन वेरी डिटेल. Okay, we will read about them in very detail. A detailed explanation of all these movements, how they have progressed, how they have changed the British attitude towards India, and Indian National Congress Summit. How we will read the various theories regarding the origin of Congress, the safety valve theory, which is given by Britishers. Okay. The various presidents becomes more important according to the CUET PG exam paper pattern. Presidents become more important. Who was the first British president? Who was the first woman president? Who was the first Muslim president? Who was the first president of INC? They become very important. Who was the president in Karachi session, in Haripura session, in Belgaum session? Okay. They become very important questions. We will look into each and every question regarding the Indian National Congress Summit. Now come to the next point, the constitutional development. It is related, the constitutional development is related to the topic which we have seen earlier. Just wait a second, I show you. The all acts part na, when we will complete the all acts part, we ultimately complete the constitutional development. Because these all acts, each and every act has contributed to the constitutional development. Okay, whether it's Pitt's India Act or regulating acts or miscellaneous act, just like Sati Regulation Act and various acts introduced by the Britishers. So the constitutional development will be covered through the all acts part of the syllabus which we have discussed earlier. Okay. Now the second, the struggle for freedom. The revolutionaries. Okay, we will read about how the revolutionaries has turned the Indian national movement, how they have changed the pace of the Indian national movement. Okay, struggle for freedom. Now we come to the basically less important part, not as important as other 4 parts which we have discussed earlier. वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का एग्जाम में, जितना कि हमने देखा है CUET के पेपर में, इस बार भी देखा है इतना ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछा गया था. जो भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी जनरल क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. पर हम ये सब सोच के नहीं जाएंगे कि नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं. पढ़ना है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, CUET ने दिया है. CUET कभी भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है. और मैंने आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है सिलेबस को, क्योंकि काफ़ी एकदम ऐड कर करके सब कुछ एक ही साथ दे दिया था वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में. तो आपके लिए सिंप्लीफाई करके लाया हूँ मैं सिलेबस को. और सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री. बेसिकली यूरोपियन हिस्ट्री में हमको पढ़ना है रिफॉर्मेशन, रेनेसां, how the Reformation occurs, why Reformation occurs, how the Renaissance occurs, how did Renaissance change the society, European society at that moment, and most important part of the world history for our exam, French, England, American and Russian Revolution.
especially American and French Revolution. How these the French and the American Revolution has changed the course of the world history. How they have fueled the democratic values in modern society. Okay, the French and American Revolution. And third part, obviously World War First and Second. Who doesn't know about these world wars? Everyone knows about the world wars, first and second, especially the second one, because of the arrival of Hitler, Nazis. We will read about them. Now we come to the book list part. Okay, जैसा कि सर ने शुरू में बताया था कि क्या पढ़ना है वो तो समझना ही है, और क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठे और आपको यही नहीं पता है कि ये टॉपिक हमारे लिए काम आएगा या नहीं आएगा, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है हिस्ट्री में। क्योंकि एक एक किताब आपका काफ़ी समय लेती है हिस्ट्री का, और फिर काफ़ी बच्चों को नींद भी आने लगती है। ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी किताब हो, 400 पेज की किताबें हैं, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट दे देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप लोग समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है, या आप क्लास के बाद जाके उन बुक्स को देख सकते हैं एज अ रेफरेंस, या आप उनको पढ़ के आ भी सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ऐसी किताबें बताने वाला हूँ जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं लिखी है कि आपको ना समझ में। अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ी हुई है तो वो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले आते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो इसमें आपको बस एक ही बुक पढ़नी है जो कि आपका सफिशिएंट होगी, वो की है RS शर्मा। वो आपका पूरा सिलेबस डीपली कवर करती है और अच्छे से कवर करती है। आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस बुक से बन जाएंगे, मैं भी, पर इस बुक पे अकेले रिलाय मत करना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से जो कि इसमें कवर नहीं होते हैं। वो कवर होते हैं कई बार उपिंदर सिंह से। उपिंदर सिंह मैम की बुक है वो, बट इस बुक को अपने आप मत पढ़ना। मैं वार्न कर रहा हूँ, अगेन वार्न कर रहा हूँ, इस बुक को अपने आप मत पढ़ना, ठीक है। काफ़ी बड़ी बुक है, ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है। आप लोग मत ट्राई करना उपिंदर सिंह को अकेले पढ़ने का। अब आपके लिए उपिंदर सिंह में से जो भी काम का है वो मैं लेकर आऊँगा क्लासेस में। प्लीज़ बिलीव मी, उपिंदर सिंह मैम की बुक मत पढ़िएगा, ये आपका टाइम भी ले लेगी और आपको बाद में लगेगा यार इसमें से कुछ आया भी नहीं। बिकॉज आई हैव गिवन एग्जाम्स एंड आई नो व्हाट इज रेलेवेंट इन दैट बुक। ओके, उपिंदर सिंह मैम की बुक आप अकेले मत पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मिडिवल वाले पार्ट पर। मिडिवल वाले पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, जैसे सतीश चंद्रा सर की बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आती है। फर्स्ट पार्ट उनका कवर करता है दिल्ली सल्तनत का, सेकंड पार्ट कवर करता है मुगल इंडिया का। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 ये आप दोनों बुक्स पढ़ सकते हो, फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, काफ़ी सिंपल लैंग्वेजेस में लिखी है। ओके, नाउ वी कम टू द मॉडर्न। मॉडर्न के लिए आपको पढ़ना है बिपिन चंद्रा। काफ़ी सिंपल है, छोटी सी किताब है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पढ़ने में। और बाकी ऑक्सिलरी सोर्सेज हैं जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि मैं आपको वो क्लासेस में उन बुक्स के काफ़ी सिलेक्टिव पार्ट्स कवर करा दूंगा। शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक है, बट प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा पढ़ने का, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। अक्सर ऑनर्स वाले स्टूडेंट तक को तकलीफ होती है शेखर बंदोपाध्याय पढ़ने में, तो प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक को पढ़ने का। बिपिन चंद्रा पढ़िएगा, काफ़ी सिंपल बुक है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कवर कर देगी। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक के जो कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशो इतना अच्छा नहीं है किसी भी बुक का, तो प्लीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अभी कुछ मत पढ़िए, ठीक है। जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करा दूंगा, काफ़ी छोटा सिलेबस है, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बुक पढ़ना कॉस्ट बेनिफिट रेशो उतना आपको देगा नहीं, तो प्लीज़ अगर आपको फिर भी बुक पढ़ना ही है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर, तो जैन एंड माथुर सर का बुक है, थोड़ी सी मोटी बुक है, इसलिए टाइम ले सकती है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसकी रीडिंग लगाओ, ठीक है। जैन एंड माथुर सर के और वर्ल्ड वॉर पार्ट के लिए एक नॉर्मल लोअर सर की बुक है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग रीडिंग कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही बुक्स मैं क्लासेस में कवर करने वाला हूँ,
ठीक है, आप लोगों के लिए ये क्लासेस में कवर रहेंगी। सो डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, कौन सी किताब पढ़े कौन सी किताब ना पढ़े। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किताब मत पढ़िएगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशो नहीं है अच्छा, ठीक है। आप अगर आपको पढ़ना है तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री के लिए 2 बुक सतीश चंद्र सर की पार्ट 1 पार्ट 2, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। एंड होपफुली आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। एंड मुझे लगता है कि इफ़ यू आर एस्पिरेंट ऑफ CVT PG हिस्ट्री, एंड आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ ऐसा बचा है कि इससे बेहतर कोई आपको समझा सकता है कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा कंटेंट नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। एक अमेजिंग, मैंने खुद सामने बैठ के पूरा सेशन सुना है, सच में जो प्रॉपर जिन्होंने सुना है पूरा सेशन, डेफिनेटली उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वो ये श्योर कर पाए होंगे अपने मन में कि यार नाउ आई कैन क्रैक द एग्जाम फॉर JNU एंड अदर टॉप यूनिवर्सिटीज, पैरेलली BHU एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, JNU एंड और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 4 to 5 यूनिवर्सिटी जिन्हें मैं कहता हूँ, BHU, JNU हैदराबाद में है, पौंडीचेरी में है, और भी कई यूनिवर्सिटीज। सो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपने जो अपने सब्जेक्ट पे जो आपका कमांड है, डेफिनेटली वो दिखा है आपके सेशन में, मुझे तो दिखा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि सर का कैसा रहा सेशन, कितना हेल्प मिला, कितने डाउट क्लियर हुए, और क्या नया जानना चाहते हैं। और जल्दी ही हमारे पेड कोर्सेज भी आ रहे हैं, तो पेड कोर्सेज का मैं थोड़ा बेसिक सा डिटेल दे देता हूँ आपको इस सेशन के अंत में। जो हमारा फर्स्ट बैच है वो 21st को हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसे तो क्लिक करना ही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। पैरेलली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको एक चीज एग्जाम वर्ड पे यूनिक मिलेगी। वो यूनिक ये मिलेगा कि देयर आर मैनी ऑफ प्लेटफॉर्म्स जिन पे आपको टीचर वो मिले जो पुराने समय से UPSC तैयारी करा रहे हैं। मानता हूँ मैं, ठीक है, उनके पास नॉलेज का भंडार है, लेकिन आपको चाहिए वो लोग जिन्होंने खुद वो एग्जाम्स क्रैक किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिनको पता है कि हमें एग्जाम कैसे क्रैक करना है, क्योंकि UPSC एग्जाम तो भैया देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आपने देखा कि पढ़ाने का वे वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी लाइव सेशंस भी लेंगे अभी, ठीक है, वो भी अटेंड करना। तो मैं आपको बता दूं, पहले बैच में 21st तक हमारे पास 100 सीट्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन आज ओपन हो रहे हैं, फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए, ज्वाइन करिए। 21st का लास्ट जो क्लोजिंग होगा वो होगा 29 को, यानी कि आप 29 तक अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा कर सकते हो, क्योंकि 29 तक के जो भी लेक्चर होंगे वो आपको मिल जाएंगे, यानी कि वापस से लाइव हो जाएंगे। लेकिन 29 के बाद का कोई भी लेक्चर वापस रिपीट नहीं होगा। तो अगर आप MA हिस्ट्री के एस्पिरेंट हैं, आप JNU, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को टारगेट करके चल रहे हैं, देन जॉइन अस। एग्जाम वर्ड के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आपको अगर वहां नहीं मिल रहा है तो आपको मैं अपने हमारी जो वेबसाइट है वो बता देता हूँ। आप अगर जाएंगे तो examword.in सर्च करेंगे, आप आ जाएगा, ठीक है, examword.in, यहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट लिंक भी अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एग्जामवर्ड ऑफिशियल, ठीक है, इसे जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे सारे अपडेट आते हैं, तुरंत से अपडेट मिल जाता है आपको कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है, कौन सा एग्जाम कब है, फॉर्म कब भरे जाएंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको, चलते चलते आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे फरवरी लास्ट में, ठीक है, यानी आपके पास 2 महीने हैं फॉर्म आने में और 5 महीने हैं एग्जाम क्रैक करने में। बस यही है, एग्जाम के बाद वाले महीने काउंट मत करो, रिजल्ट आएगा उसके बाद ये होगा कुछ नहीं है। देखो आपके पास 5 महीने हैं, आपके पास स्ट्रेटेजी देने के लिए बेस्ट टीचर एग्जाम वर्ड पे अवेलेबल है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, DU के एस्पिरेंट हैं आप, कहीं से पढ़े हैं आप, अपने दोस्तों को बताइए। कम से कम लाइव सेशंस में तो आइए, पेड जिसको ज्वाइन करना है करिए, कम से कम जो फ्री सेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे उनमें सबको बुलाइए। तो कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा जरूर। एंड मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, मेरे को तो ऑसम लगा आज का सेशन, होपफुली आपको भी काफी बेहतर लगा होगा। तो आने वाले दिनों में अलग अलग टॉपिक्स पे इनकी ऑसम क्लासेस आती रहेंगी, लाइव सेशंस मिलते रहेंगे, और मैं गारंटी से कहता हूँ आपको ऐसा टीचर हिस्ट्री का नहीं मिलेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज ऑसम सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।